हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपकी सीरीज 4th नंबर की है गाइज। हर सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए गाइज। तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, वहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू methods of teaching and the content to be taught, overall program of the school which student experience on a day-to-day basis, evaluation process और text material to be used in class। तो गाइस जो करिकुलम होता है वो पूरा ओवरऑल प्रोग्राम होता है स्कूल का, जो स्टूडेंट पर डे एक्सपीरियंस करते हैं, विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। पर डे कुछ ना कुछ अनुभव करेंगे, कुछ टीचर से सीखते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर उनका जो खेलना है, किस तरीके से पीयर्स मतलब सहपाठी उनके साथ बातचीत करनी है, ग्रुप में पढ़ना है, रेसिप्रोकल टीचिंग करनी है, ये सभी बातें आती हैं। एट लोअर क्लासेस प्लेवे मैथड, तो प्लेवे मैथड फेडरिक फ्रोबेल ने दिया था गाइज, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो गाइज जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, मतलब प्लेवे मेथड, मतलब बच्चा खेल खेल में जो चीज़ें सीखता है, तो उसमें क्या है, वो एक्टिविटीज़ भी करता है अपने हाथों से, तो उसका जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो भी होगा और उसको नई नई चीज़ें सीखने भी मिलती हैं। प्लेवे मेथड किसके द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। किंडरगार्टन मेथड की अगर बात की जाए तो वो भी फेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी और प्लेवे मेथड भी फेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन वन लीनियर फैक्ट में एज इट इज पूछ लिया जाता है इस एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्ड मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। तो ये क्या है, मतलब पास्ट में जो कोई चीज़ उस चीज़ का जिस पर प्रभाव पड़ा है, वो उसी प्रभाव से नई सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है। तो लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एटीट्यूड और लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ इफेक्ट होगा प्रभाव का नियम। ये किसके द्वारा दिया गया था, लॉज ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई है गाइज, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। तो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा लॉज ऑफ लर्निंग दी गई, जिसमें 3 लॉज बताए गए। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम और लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है गाइज, जब किसी चीज़ का आप पर जब तक प्रभाव नहीं पड़ता आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। जैसे ये सेशन आप लोग देख रहे हैं, अगर इसका आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा तो आप अगले सेशन को ज़रूर अटेंड करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी जो विकार होता है, रीडिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। याद रखिएगा गाइस, डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है गाइस, डिसकैलकुलिया होता है डिफिकल्टी विथ मैथ, मतलब मैथ के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आना, ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया को ग्राफ से याद रख सकते हैं, जहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम आए, हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग में, इन सब में। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, जो मोटर स्किल्स होती हैं या जो मोटर नर्व्स होती हैं उनमें, मतलब आप शूलेस नहीं बांध पाएंगे, बटन नहीं लगा पाएंगे। तो डिफ़िकल्टी विथ फाइन मोटर, जो सूक्ष्म गतिक जो कौशल होते हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो गया, बैलेंस बनाना हो गया। डिस्फेजिया मतलब ये बोलने से संबंधित, डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफ़िकल्टी हियरिंग प्रोसेस बिटवीन साउंड्स, मतलब आप साउंड में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। विजुअल प्रोसेसिंग मतलब चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होना।
ठीक है गाइज, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिसकैलकुलिया क्या होगा जब मैथ के कैलकुलेशन में मतलब गणितीय आपको प्रॉब्लम होगी। फिर डिसग्राफिया मतलब राइटिंग प्रॉब्लम होगी। डिस्प्रेक्सिया मतलब जो मोटर स्किल्स होती हैं, जो हैंड, जो आई या हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो बैलेंस होता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, मतलब फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम होगी। डिस्फेजिया मतलब, फेजिया मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड। लैंग्वेज याद रखिएगा क्योंकि हम मुंह से लैंग्वेज बोलते हैं, इस वजह से डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। तो जो बच्चा है वो ढंग से लैंग्वेज को प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा और उसका जो रीडिंग कंप्रहेंशन है वो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। डिसलेक्सिया हम पढ़ चुके हैं। इस डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग प्रॉब्लम। जैसे 100 को वॉस पढ़ेगा, वॉस को 100 पढ़ेगा, 12 को 21 पढ़ेगा, 21 को 12 पढ़ेगा, और बी को डी पढ़ेगा और डी को बी पढ़ेगा। इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है, ये इनकी ब्रेन की जो वायरिंग होती है गाइज वो थोड़ी अलग प्रकार की हो जाती है कि बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अब वो गलत पढ़ रहा है तो लिख कैसे सही सकता है? तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो आप समझेंगे राइटिंग तो डिसग्राफिया होती है, लेकिन रीडिंग भी अगर जहाँ कहीं दिया है गाइज तो आप क्या करेंगे? डिसलेक्सिया करेंगे। तो जहाँ पर भी रीडिंग और राइटिंग दोनों आ जाए तो भी डिसलेक्सिया होगा, और केवल रीडिंग आ जाए तो भी डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए? अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। सही है बात। बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। ये ऐसा नहीं होगा कि अलग थलग कर दें। इन स्पेशल स्कूल ये भी नहीं होगा। बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल ये भी नहीं होगा। आप नॉर्मल बच्चों के साथ उनको रखें, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि उनको ऐसे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो अपने आप को डिसेबल महसूस ना करें। जैसे किसी को विज़न में प्रॉब्लम है तो आप उसको ना ज़ोर ज़ोर से साउंड वाली जो सीडीज़ होती हैं उनको लगा दें ताकि उसको अच्छे से सुनाई आ पाए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। टू मेक असेसमेंट करते समय यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस ध्यान रखनी चाहिए। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, ये कभी नहीं होगा कि आप बच्चों के बीच में कंपैरिजन करें, लेवलिंग करें, ये तो कभी नहीं होगा। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलेस्टिक एंड को-स्कोलेस्टिक बाउंड्रीज, ये बिल्कुल सही है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, ये भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं को-स्कोलेस्टिक और स्कोलेस्टिक क्या होता है। स्कोलेस्टिक गाइस वो होता है केवल पेपर पेन वाला, और को-स्कोलेस्टिक मतलब होता है अदर करिकुलर एक्टिविटीज देखी होगी आपने, डांसिंग हो गया या प्लेइंग इन प्लेग्राउंड हो गया, फुटबॉल हो गया, ड्राइंग हो गया। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सब चीजें कराते रहना चाहिए। डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे की क्या पहचान नहीं है, नॉट दिया है गाइस, याद रखिएगा। तो क्या होगा? क्रिएटिव आइडियाज, ये तो बिल्कुल सही है। फाइटिंग विद अदर्स, ये कभी गिफ्टेड बच्चा नहीं करेगा कि दूसरों से लड़ने झगड़ने बैठ जाए। नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, सही है, नई नई बातें आएगी। क्यूरियोसिटी, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा, लेकिन ये नहीं कि दूसरों के साथ लड़ना गिफ्टेडनेस कहलाता है। क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, मतलब बच्चा जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच सकता है, और जो उसके विचार हैं वो बहुत ही यूनिक हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट। भाई ये हमने पढ़ा है कि जो बच्चा है वो खुद अपने ज्ञान का सृजन कर सकता है। ये बात किसने कही है? पियाजे ने कही है। पियाजे ने कौन सा डेवलपमेंट की थ्योरी दी है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब औपचारिक। थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं गाइस, क्या है। बर्थ टू 2 ईयर्स जो होती है वो सेंसरी मोटर होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। बच्चा स्मॉल साइंटिस्ट होता है और मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, मतलब पहले पूरे हाथों से चीज़ों को पकड़ेगा, फिर धीरे 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 उस पर कमांड आएगी और चीज़ों को उंगलियों से पकड़ना भी शुरू कर देगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है,
ये क्या होता है, वस्तु स्थायित्व मतलब 6 से 7 महीने के अगर सामने आप बच्चे के सामने कोई चीज़ दिखाएंगे और अगर आप उसको छिपा लेंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा। लेकिन 9-10 महीने के बाद अगर आप उस चीज़ को वहाँ से अगर छिपा भी लेते हैं तो क्या होगा, बच्चे के माइंड में वो चीज़ रहेगी और वो उस चीज़ के लिए रोएगा। मतलब वस्तु स्थायित्व, उसके माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है कि ये भले ही मेरे सामने नहीं है लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष होती है। सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चा आप चीज़ों को सोचने समझने लगता है। सिंबॉलिक मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरीके से चीज़ें हम पढ़ाने लगते हैं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग क्या होती है, बच्चा ये सोचता है जो वो सोच रहा है वही दूसरे सोच रहे हैं। अगर उसकी डॉल खो गई है या कोई भी टॉय उसका खराब हो गया तो वो उस चीज़ के लिए रो रहा है तो उसे लगेगा कि सभी लोग एक टॉय के लिए रो सकते हैं। फिर है संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें क्या है, लॉजिक आ जाता है, मतलब अब बच्चा लॉजिक लगाने लगेगा। कंजर्वेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है। कंजर्वेशन मतलब अब वो ये समझ जाएगा कि 200 ml का जो पानी है, चाहे आप उसे चौड़े बीकर में डाल दें या पतले सकरे बीकर में डाल दें, वो पानी की जो क्वांटिटी वो सेम रहेगी। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है 12 वर्ष के बाद आती है और इसमें जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। मतलब ये है कि अब बच्चा ये समझने लगा है कि जो चीज़ें उसकी आइडियाज़ में है, उसकी कल्पना में है, उनके बारे में वो सोच सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके सामने अगर एक पेन है तभी वो उस पेन के बारे में कुछ लिख पाएगा, या उसके सामने काऊ होना ज़रूरी है तभी वो चीज़ों को बता पाएगा। अगर वो काऊ को अपने माइंड में भी सोचता है तो वो उस पर आराम से 10-15 बातें कह सकता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है, अमूर्त चिंतन आ गया है। सेकंड लास्ट है कृतिका, हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल। क्या है, जो कृतिका है वो घर में बहुत कम बात करती है लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है। ऐसा क्यों? द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक अलॉट। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल बहुत सारी बातें करने के लिए बोल कहता है कि आप तो बातें ही करो। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अलॉट। ऐसा नहीं है कि टीचर कहेगा बातें करो। शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, ऐसी भी बात नहीं है। हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, मतलब जो उसके विचार हैं उनको स्कूल में समझा जाता है, उसके विचार को प्राथमिकता दी जाती है, वहां पर उसके विचार वो उसके विचारों को आराम से रख सकती है। आज के लिए लास्ट है गाइस, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट। जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स की जो पोटेंशियलिटीज उनको समझती है, तो टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट, समझने की कोशिश कर रही है तो वो किस फील्ड को फॉलो करेंगी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशल फिलॉसफी, मीडिया साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को फॉलो कर रही हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 1000 MCQ की एक सेशन है। वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।